Hello everyone, welcome to Gyan Educators. I am here with a new chapter of class 10th literature, which is Later to God. इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे इंसान का जो बिलीव है और फेथ है वो माउंटेन को भी हिला सकता है, पर्वतों को भी उसके जगह से हिला सकता है ना। तो ऐसा ही कुछ इसमें पढ़ना है हमें। इस स्टोरी में हमें पढ़ना है कि एक फार्मर होता है लेंचो, और जिसे फेथ होता है गॉड पे, और वो इतना ज्यादा होता है कि वो अपनी डिफिकल्ट जो टाइम होता है, सिचुएशन होता है, उस टाइम में वो भगवान को एक लेटर लिखता है, गॉड को लेटर लिखता है। तो हमें ये जानना है कि क्या ये जो लेटर लिखा वो भगवान तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, या फिर भगवान तक पहुंच भी गया तो फिर क्या रिटर्न भी आया जवाब। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे इस स्टोरी में कि कैसे क्या हुआ। लेकिन मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, जैसे हम बिलीव की बात करते हैं, विश्वास की बात करते हैं, तो ये जो हमारा विल पावर है, या जो हम किसी चीज में फेथ रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो क्या ये सही में हमारे लिए सही होता है, या क्या क्या मतलब सही में हमारे लिए कुछ पॉजिटिव चीजें होती है अगर हम किसी चीज में बिलीव रखते हैं या फेथ रखते हैं, या नहीं होती है। तो आपको ढेर सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे अपने आसपास। आपने एक मूवी देखी होगी, माझी द माउंटेन मैन, है ना। उसमें आपने देखा होगा कि एक माझी जो गया, बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे, उन्होंने अकेले पहाड़ को तोड़ना स्टार्ट कर दिया और रास्ता बना दिया, है ना। फिर बाद में गवर्नमेंट भी जो है इस पे, चूंकि वो सालों तक, लगभग 10-15 साल तक लगातार अकेले पहाड़ को तोड़ता रहा रास्ता बनाने के लिए, और फाइनली अभी माझी वे करके नाम है वहां, मतलब उस रास्ते का। तो अभी नाम है, तो सोचिए वो क्या था, उसको विश्वास था कि मैं पर्वत को तोड़ के रास्ता बना सकता हूं, तभी तो वो बना पाया। तो ऐसे ऐसी कई चीजें आपको मिल जाएंगी। आपने अरुणिमा सिंह का नाम सुना होगा। उन्होंने क्या किया, तो उनका एक मतलब ट्रेन हादसा हुआ था, उसमें एक पैर काट के हटाना पड़ा, और पैर कट जाने के बाद वो पैर कटा हुआ था, बेड पे सोई हुई थी हॉस्पिटल में, और उसी समय डिटरमाइन कर ली कि मुझे माउंटेन चढ़ना है, एवरेस्ट चढ़ना है। और वो 2 बार एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ी। और जितने भी कॉन्टिनेंट है, 7 कॉन्टिनेंट है, 7 कॉन्टिनेंट में जितने भी सबसे हाईएस्ट पिक है, सबसे ऊंचा पिक है, उन सारे पिक पे चढ़ने का रिकॉर्ड भी उसके नाम है, जबकि उसका एक पैर आर्टिफिशियल है। वो एक पैर जो है ना उसका कट गया था, तो आर्टिफिशियल पैर लगा हुआ है उसके बाद। तो ये सब क्या है, ये सब फेथ है, विल पावर है, जो इंसान को स्ट्रांग बनाता है। या फिर वैसी चीजें जो आपको लगे कि ये पॉसिबल नहीं है, तो वो चीज को भी आप अचीव कर सकते हो, वो चीज को भी आप पूरा कर सकते हो, जस्ट बिकॉज इफ यू हैव अ डीप फेथ, डीप बिलीव इन योर सेल्फ और इन गॉड या समथिंग, है ना। तो चलिए हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं, लेकिन इस स्टोरी को पढ़ने से पहले हम जानते हैं कुछ ऑथर के बारे में, जिनका नाम है जेल फ्लुएंस। जेल फ्लुएंस का जो जन्म हुआ वो कब हुआ, तो नवंबर 17 1897 में जन्म हुआ, और दिसंबर 10 1966 में ये रेस्ट इन पीस हो गए। ये भगवान के पास चले गए, गॉड के पास चले गए। ये मैक्सिकन नॉवेलिस्ट है, एंड पोएट भी हैं, एंड जर्नलिस्ट भी थे एक्चुअली। तो ये नॉवेलिस्ट, पोएट एंड जर्नलिस्ट थे। और इनकी खासियत क्या थी कि इनके पापा का ना एक जनरल स्टोर था। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ही वॉज वन ऑफ द लीडिंग क्रॉनिकल्स ऑफ द मैक्सिकन रेवोल्यूशन इन दिस इन हिज यूथ। he spent much time on his father's general store, where he met many farmers and laborers of the region whose lives he would later describe with deep insight. तो देखिए, ये इनके पापा का एक जनरल का स्टोर था, और इस जनरल स्टोर पे ये रहा करते थे। और इस जनरल स्टोर पे ना उस इलाके में रहने वाले ढेर सारे फार्मर्स, ढेर सारे जो लेबरर्स है, वो आते थे। और चूंकि दुकान पे आएंगे तो क्या करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे, अपनी दिनचर्या के बारे में बात करेंगे, वो अपने लाइफ में जो डिफिकल्टीज फेस करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो ये चीजें अक्सर वो लोग बात करते थे, और ये जो जेल फ्लुएंट है, ये सुना करते थे इन चीजों को। और फिर बाद में चल के जब ये क्या बन गए, राइटर बन गए, तो वो सारी चीजों को बखूबी, कह सकते हैं ना कि मतलब जैसा वो बताते थे, जैसा वो फील करते थे, वो सेम वे में उन्होंने क्या किया, डीप इनसाइट का मतलब क्या, कि जिस वे में वो एक्सप्रेस किया करते थे लेबर और फार्मर्स अपनी डिफिकल्टीज को, अपनी प्रॉब्लम्स को, वो उसी वे में रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर दिए अपने नॉवेल में, अपने स्टोरी के थ्रू, है ना। तो ये बहुत ही
बेहतरीन ऑथर है, बेहतरीन नॉवेलिस्ट है, बेहतरीन जर्नलिस्ट भी थे, है ना। ओके, और यहाँ पे कुछ इनके ढेर सारे जो उपलब्धियां हैं, जो इन्होंने बुक्स लिखी, नॉवेल्स लिखी, इसके बारे में भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब आते हैं इस स्टोरी पे। बिफोर यू रीड, जैसा कि अभी हमने इंट्रोडक्शन में बताया कि दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। लोग अक्सर कहा करते हैं कि फेथ जो है वो पर्वतों को भी हिला सकता है, बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन। लेकिन ये मायने रखता है कि हम विश्वास किस चीज में रखते हैं। क्या जो विश्वास रख रहे हैं वो पॉजिटिव चीजें हैं या फिर निगेटिव चीजें हैं, है ना। तो ऐसा नहीं कि हम विश्वास रख रहे कि मेरा जो है ना, मतलब सामने वाले का जो घर है बहुत खूबसूरत है, ढह जाए भगवान करे। तो ये जो फेथ है ये गलत चीजों में हो गई। तो गलत चीज में रखते हैं या सही चीजों में रखते हैं, ये मायने रखता है। दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी delicately poses. Lencho is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined, asking for 100 pesos. Does Lencho's later reach God? Does God send him the money? Think what your answer to these questions would be and guess how the story continues before you begin to read it. तो इसमें यही है कि एक फार्मर होता है जिसका नाम लेंचो है, और वो लिखता है एक लेटर किसके पास, गॉड के पास, इसलिए नाम भी है अ लेटर टू गॉड। और ये कब लिखता है, तो व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined। ruined का मतलब क्या, बर्बाद होना, ruined मतलब बर्बाद हो जाना। तो एक मतलब डिस्ट्रक्शन होता है, डिवेस्टेशन होता है, और उसमें इसका जो फसल है, क्रॉप्स है, वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। तो इसके लिए लेटर लिखता है गॉड को, और वो डिमांड करता है, मीन मांगता है क्या, तो 100 पेसोस। अब ये पेसोस क्या है, तो ये करेंसी है, आई मीन यूनिट कह सकते हैं, या बेसिक करेंसी ऑफ मैक्सिकन या लैटिन अमेरिकन सिटीज या टाउन कह सकते हैं, या फिर कंट्री कह सकते हैं। तो वहां का ये क्या है, करेंसी है पेसोस। तो ये 100 पेसोस की डिमांड करता है। डज लेंचोज लेटर रिच गॉड, क्या लेंचो का लेटर जो है वो गॉड तक पहुंचता है। डज गॉड सेंड हिम द मनी, और अगर मान लीजिए पहुंच जाता है तो क्या भगवान सही में पैसा भी भेजते हैं। थिंक व्हाट योर आंसर टू दीज क्वेश्चंस वुड बी। आप सोचिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो जनरली वही है कि जो ऑथर है वो पहले सोचने के लिए कह रहे हैं, सोचिए कि क्या ऐसा हुआ होगा कि लेटर पहुंच गया होगा, लेटर पहुंच गया होगा तो क्या पैसा आया होगा। तो ये सोचना है, और इसका आंसर जो हमें है वो मिलेगा इस स्टोरी में, जो कि स्टार्ट होती है यहां से। द हाउस, the only one in the entire valley, set on the crest of a low hills. From this height, one could see the river and the field of Ripcon, dotted with the flowers that always promised a good harvest. The house, आप देख लीजिए, मैंने इमेजिनेशन के लिए एक पिक्चर बना दी यहाँ पे। ये घर है, आपको दिखाई दे रहा होगा, और ये घर है, और ये है लेंचो जो बैठा हुआ है कहाँ पे, तो ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल्स। क्रेस्ट क्या होता है, टॉप पॉइंट ऑफ अ लो हिल कह सकते हैं। लो हिल्स मतलब क्या, जो घाटी वगैरह होती है, तो वहां पे क्या होती है, वैलीज वगैरह में छोटे छोटे बहुत सारे पहाड़ होते हैं। तो उसका जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है, ऊंचा वाला टीला होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रेस्ट। टीला कह सकते हैं आप इसका, या फिर टॉप पॉइंट ऑफ द लो हिल्स कह सकते हैं। तो ये क्रेस्ट पे बैठा हुआ था, जैसा कि आप देख सकते हैं इस फिगर में। फ्रॉम हिज हाइट, आई मीन ये वो हाइट था जहां से पूरे वैली को आप देख सकते थे, पूरे वैली का नजारा आप देख सकते थे, जहां से आपको रिवर दिखाई दे सकता था। एंड इसी लो हिल्स के जस्ट बगल में इसका अपना क्या था, तो खेत था, फील्ड था, जिसमें रिप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस अ गुड हार्वेस्ट। मतलब उसमें जो लगे हुए कॉर्न थे वो इतना बेहतरीन था कि देख के कोई बता सकता था कि इस बार जो है ना बहुत ही अच्छा हार्वेस्ट होगा, आई मीन अच्छे फसल आएंगे। तो ऐसा उगा हुआ था। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर, or at least a sour. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. तो अब जो सिर्फ और सिर्फ चाहिए थी, ये तो देख के कोई बता सकता था कि जो कौन है वो क्या है, मतलब बहुत ही अच्छा होने वाला है। बहुत अच्छा मतलब कि फसल जो इसने लगाया था वो बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही अच्छे कंडीशन में था। लेकिन सिर्फ एक चीज की जरूरत थी, वो चीज क्या थी,
तो एटलीस्ट डाउनपोर, डाउनपोर मतलब क्या, या तो एकदम छमाछम बारिश हो जाए, जम के बारिश हो जाए, और नहीं तो कम से कम एक सार हो जाए, मतलब थोड़ा बहुत भी बारिश हो जाए तो काम इनका चल जाएगा, है ना। और इस कारण से ये सुबह से ही बैठा हुआ था इस टिले पे, और वो देख रहा था, क्योंकि इसको पता था कि इसके फील्ड को क्या चाहिए, एकदम जरूरी है पानी का, है ना, बारिश की बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये सुबह से कुछ नहीं किया और टिले पे बैठ के किस डायरेक्शन में देख रहा था, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देख रहा था। अब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में क्यों देख रहा था, क्योंकि हमें पता है कि नॉर्थ ईस्ट वो डायरेक्शन है जहां पे क्लाउड का फॉर्मेशन क्या होता है, वो ज्यादा होता है। तो नॉर्थ ईस्ट में जो है ना बारिश, आई मीन क्लाउड का फॉर्मेशन ज्यादा होगा। रीजन भी है क्योंकि वो नजदीक पड़ता है ओशन से, तो इसलिए वहां पे, और प्लस क्या है, तो वहां पे एक माउंटेन है जो जितने भी क्लाउड बनते हैं ना, उसको रोक देता है। तो उस डायरेक्शन से जब भी बारिश, आई मीन क्लाउड वगैरह आता है, इंडिया में भी ये चीजें हैं, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से क्लाउड आ रहा है तो सोचिए कि बहुत ही हैवी बारिश होने की संभावना है। तो ये इसीलिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देख रहा था, नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। क्लियर है यहां तक? ओके, फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। वुमन कौन, तो इसकी वाइफ, इसकी कौन है, वाइफ है। तो ये अपनी वाइफ से कहता है वही टिला पे बैठे बैठे कि देखो अब बारिश ना बहुत जरूरी हो गया है ना, बारिश अगर नहीं होगी तो हमारा फसल क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो ये अपनी वाइफ से कहता है कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, मतलब पत्नी अभी जो है ना हम लोग को बहुत ज्यादा आवश्यकता हो गई है बारिश की। The woman who was preparing supper replied, yes, God willing. The older boys were walking in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner. अब यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है, सपर। सपर जो है ना ये ओल्ड इंग्लिश है, होता है किस चीज के लिए, तो डिनर के लिए। मतलब हम डिनर को पहले किस नाम से जानते थे, सपर के नाम से जानते थे। मतलब रात में जो हम लोग खाना खाते हैं उसको आप कह सकते हैं डिनर कह सकते हैं। कि डिनर का ही ओल्ड इंग्लिश क्या है, ओल्ड नेम क्या है, सपर है। तो सपर जो बना रही थी, यहाँ पे आप एक फिगर देख सकते हैं, एक घर है, घर के अंदर इसकी वाइफ जो बना रही है खाना। इनका बेटा जो है एक फील्ड में काम कर रहा है, दूसरा बेटा का क्या कर रहा है, तो खेल रहा है, होता है। तो तभी जो है इसकी वाइफ जो है बोलती है कि हाँ जरूरी तो है, लेकिन भगवान जाने क्या होगा, है ना, वो उन्हीं की मर्जी है, वो बारिश करवाएंगे तो होगी, नहीं करवाएंगे तो नहीं होगी। द ओल्डर बॉयज वर वॉकिंग इन द फील्ड, जो बड़ा लड़का था वो फील्ड में क्या कर रहा था, काम कर रहा था। while the small ones were playing near the house until the woman called to them all come for dinner, और छोटा लड़का वही घर के पास खेल रहा था until, जब तक कि औरतें, आई मीन उसकी जो वाइफ थी लेंचो की, उसने बुलाया नहीं, पुकारा नहीं, किस लिए, तो कम फॉर डिनर, आ जाओ सबके सब डिनर के लिए, डिनर रेडी हो चुका है। तो जब तक उसकी वाइफ ने ये नहीं कहा तब तक बड़ा लड़का फील्ड में काम कर रहा था, और जो लेंचो था वो टिले पे बैठ के आसमान को निहार रहा था, और छोटा लड़का क्या कर रहा था, तो खेल रहा था घर के पास ही। It was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The men went out for no other reasons than to have the pleasure of feeling the rain on his body. अब देखिए होता क्या है, अब जैसे ये लोग खाना खाने पहुंचते हैं, तभी जैसा कि लेंचो आज सुबह से ही प्रिडिक्ट कर रहा था, ये मतलब अनुमान लगा रहा था कि आज बारिश होगी, और तभी जैसे ये लोग घर में खाना खाने पहुंचते हैं तो बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बड़े बड़े जो ड्रॉप्स थे रेन के वो गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। और फिर क्या होता है, वो भी क्या, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में ये देख रहा था, है ना, तो उसी डायरेक्शन से बहुत ही विशाल, बहुत ही ह्यूज जो है क्लाउड, एकदम माउंटेन के जैसा आता हुआ दिखाई दिया। और जो हवाएं थी वो फ्रेश स्वीट थी, मतलब बहुत ही फ्रेश और बहुत ही स्वीट। क्योंकि बारिश हो रही थी, बारिश होने का मतलब क्या हुआ, कि हवा के साथ ही क्लाउड आता है, तो हवा जब आ रही थी एकदम स्वीट था, बहुत ही क्या था, तो बहुत ही फ्रेश था। The man went out for no other reasons than to have the pleasure of feeling the rain on his body. और तभी लेंचो जल्दी से दौड़ के भागता है बाहर, ये फील करने की, रेन ड्रॉप्स की जो बूंदे हैं उनकी बॉडी पे आएगा तब इसे बिलीव होगा, क्योंकि ये सुबह से बेसब्री से इंतजार कर रहा था। तो इसलिए ये दौड़ के जाता है
उस आई मीन रेन ड्रॉप्स को अपने बॉडी पे आने देने के लिए और उसको फील करने के लिए कि सही में बारिश हो रही है या नहीं हो रही है. Okay, feeling to the raindrops on his boot. And when he returned, he exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are fives." और फिर जब वो फील करके आता है बारिश को, तब ये घर पे आता है और बहुत ही खुश है. बहुत ही इसका मन जो है ना, क्योंकि सुबह से इंतजार कर रहा था और इसके फील्ड को चाहिए भी था, तो बहुत ही ये खुश है और घर पे आके बोलता है कि अरे ये बारिश की बूंदे नहीं है, ये क्या है? तो ये नए सिक्के हैं, नए कॉइन हैं, क्योंकि ये बारिश की बूंदे जब जमीन पे गिरेगी तो क्या होगा, इसका फसल और भी बेहतर हो जाएगा. तो इसलिए कहता है ये न्यू कॉइन्स है. और जो बड़ा वाला ड्रॉप देख रहे हैं वो क्या है? तो वो 10 सेंट्स है. सेंट्स भी यहाँ पे क्या है? करेंसी ही है. और ओके, रेन ड्रॉप्स स्काई दे आर न्यू कॉइन्स. द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट. ये 10, जैसे हम लोग के यहाँ है ना 10 रुपीज का जो आता है नोट या सिक्का, तो 10 सेंट का सिक्का वहां पे चलता है ना. पीसेज एंड द लिटिल वंस आर फाइव्स. और जो छोटे छोटे हैं वो क्या है? 5 सेंट्स हैं. तो ये बहुत ही खुश है, बहुत ही एक्साइटेड है. आई होप यहां तक क्लियर हो चुका होगा. आगे बढ़ते हैं. With a satisfied expression, he regarded the field of Ripcon with its flowers draped in curtain of a rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. और एकदम सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, मतलब जैसा होता है ना कि हाँ चलो, जिस चीज की जरूरत थी, जिस चीज के लिए हम सुबह से इंतजार कर रहे थे, फाइनली वो चीज प्राप्त हो गई, तो हम क्या हो गए? सेटिस्फाइड हो गए. तो ये एकदम सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ तो देख रहा था अपने फील्ड को. यहाँ पे फ्रेज यूज किया गया है, ड्रैप इन अ कर्टेन ऑफ रेन्स. अब बारिश जब बहुत ही हैवी होने लगती है तो क्या होता है? आपको दिखाई नहीं देगा थोड़ी दूर के बाद से, क्योंकि वो बहुत ही हैवी बारिश होने के कारण ना, मानो एक कर्टेन सा लग जाता है, एक पर्दा सा लग जाता है. तो बारिश जो है ना, इसके खेतों को अपने आगोश में ले लिया था. और इसका जो घर था और खेत की जो दूरी थी थोड़ी सी थी, तो जिस कारण से इसे अपने खेत अब दिखाई नहीं दे रहे थे, क्योंकि बारिश हो रही थी बहुत हैवी. तो वो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ड्रैप्ड, मतलब आगोश में ले लेना. इन अ कर्टेन ऑफ रेन्स, मतलब जो बारिश है मानो अपने आगोश में उसके फील्ड को ले लिया हो. बट सडनली, लेकिन तभी अचानक फिर क्या होता है? तो जोर से हवाएं चलने लगती है. एंड along with the rain very large hailstones began to fall. और बड़े बड़े जो hailstones होते हैं, hailstones समझते हैं ना? hailstones जनरली हम लोग कहते हैं कि आसमान से पत्थर गिर रहा है, ठीक है? तो वो हार्ड जो कह सकते हैं कि आइस होता है, स्नो होता है, तो उसे ही हम लोग हेल स्टोन कहते हैं. बड़े बड़े पत्थर के जैसे गिरते हैं, तो वो हेल स्टोन जो है वो गिरने स्टार्ट हो जाते हैं. अब क्या होता है? तो these truly did resemble new silver coins. The boys exposing themselves to the rain run out to collect the frozen pearls. अब इनका जो बच्चा था वो क्या था? वो तो बच्चा बच्चा ही होता है. अब पापा जी ने थोड़ी देर पहले कहा था कि बड़ा वाला ड्रॉप्स जो है वो क्या है? वो 10 सेंट है. छोटा वाला क्या है? 5 सेंट है. तो जैसे ही हेल स्टोन गिरना स्टार्ट हुआ, तो उसका लड़का दौड़ के भागा उसको पकड़ने के लिए और लेके आया. बोला पापा ये पक्का सिल्वर कॉइन होगा, है ना? आप वो 10 सेंट और 5 सेंट कह रहे हैं ना, ये जो है सिल्वर कॉइन होगा. तो ये बच्चा जो है ना वो बोलता है, क्योंकि वो एकदम फ्रोजन पेयर्स के जैसा लग रहा था. "It's really getting bad now," exclaimed the man. "I hope it passes quickly." It did not pass quickly. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. वो जब देखा लेंचो तो वो प्रेयर करने लगा कि भगवान, मतलब ये जल्दी पास हो जाए, है ना? ये अगर रह गया तो मेरा फसल बर्बाद हो जाएगा. तो वो फिर मतलब प्रेयर करने लगा कि ये काश जल्दी ये पास हो जाए, ये ज्यादा देर तक ना रुके. लेकिन ऐसा होता नहीं है. ये जल्दी पास नहीं होता. और ये घंटों तक जो है ना हेल रेन्ड होता रहता है, मतलब हेल स्टोन जो है वो गिरते रहते हैं. घर पे गिरता है, गार्डन में गिरता है, हिल साइड्स पे गिरते हैं, है ना? एंड इवन द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली. आप देख सकते हैं कि पूरे के पूरे वैली में ये हिल स्टोन्स गिरना स्टार्ट होता है और ये घंटों तक गिरते रहता है. और आफ्टर 1 आवर कह सकते हैं, मतलब घंटों बाद जब वो रुकती है, तो क्या देखते हैं कि जो पूरा का पूरा फील्ड था वो व्हाइट हो चुका था, एज इफ कवर्ड विथ साल्ट. मानो कि वो किससे भर गया हो? नमक से भर गया हो. एज इफ मतलब मानो. तो
पूरा का पूरा व्हाइट दिख रहा था, एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, मानो कि किसी ने साल्ट से क्या किया, पूरे खेत को ही ढक दिया हो. नॉट अ लीफ ऑफ not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. और होता इसका क्या है रिजल्ट? तो सारे के सारे मतलब पेड़ के एक एक पत्ता जो है टूट के गिर जाता है ना. जो भी कॉर्न लगे हुए थे पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है. जो फ्लावर्स थे पेड़ों में लगे हुए सारे के सारे टूट जाते हैं. और ये देख करके लेंचो का जो सोल था वो सैडनेस से भर जाता है ना. वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है, डीप सैडनेस में चला जाता है, क्योंकि उसकी जो मेहनत थी और जो उसने पूंजी लगाया था, पैसा लगाया हुआ था, तो वो सारे के सारे इसके क्या हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं. तो इसीलिए ये डीप सैडनेस में चला जाता है, बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि ये इसने ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि इसका जो फसल है इस तरह से बर्बाद हो जाएगा. ठीक है. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said his sons, a plague of locusts would have left more than this. The hill was left nothing. This year we will have no corn. That night was sorrowful one. All our work for nothing. These no one who can help us. We will all go hungry this year, but in the hearts of all who lived in that solitary houses in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. अब ये जो स्टॉर्म है वो खत्म हो जाता है, और स्टॉर्म खत्म होता है तो जो लेंचो था अपने खेत के एकदम बीच में खड़ा है और अपने बेटे से कहता है कि जो टिड्डियों का दल होता है, आई मीन प्लेग ऑफ लोकस, मतलब क्या, समटाइम क्या होता है ना कि आपने सुना होगा लकस्ट का नाम, और ये जनरली गर्मी के दिनों में आता है. और आप कह सकते हैं कि मतलब ये पूरे के पूरे खेत को ना चट कर जाता है. ये लाखों की संख्या में आता है, ये एक इंसेक्ट है और जो फसल को बर्बाद कर देता है. तो ये कह रहा है कि अ प्लेग ऑफ लकस लकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, मतलब ये जो टिड्डियों का दल होता है वो भी आता है लाखों करोड़ों की संख्या में और पूरा का पूरा फसल चट कर जाता है, वो भी थोड़ा बहुत छोड़ जाता है. लेकिन ये हेलस्टोन ने क्या किया, कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ खत्म कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया. इसका जो भी लागत था, पूंजी था, जो कि इसके पास कुछ नहीं था, सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया, है ना. दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस साल अब हमें कॉर्न नहीं होगा. दैट नाइट वाज सॉरोफुल वन, मतलब वो जो रात थी ना बहुत ही सॉरोफुल थी. सॉरोफुल मतलब कि सारे के सारे उदास थे. लैंचो, उसकी वाइफ, उसके बच्चे सब उदास थे, क्योंकि इसके पास अब कुछ भी नहीं था. ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, क्योंकि इसने ये सोच रहे थे कि मतलब हमने इतना मेहनत किया है ना, अपने सारी पूंजी लगा दी, सारा पैसा लगा दिया, लेकिन इतने सारे मेहनत का नतीजा क्या हुआ, तो कुछ नहीं हुआ, जीरो आया. मतलब जो लागत पूंजी थी वो भी खत्म हो गया, और जो फसल आने वाला था, जो हार्वेस्ट कुछ दिनों में हो जाता, वो भी खत्म हो गया. तो इसके पास कुछ भी नहीं रहा इतना मेहनत करने के बावजूद भी. अब देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस. ये सोच रहे कि मतलब अब तो हमारा कोई है भी नहीं है ना, मतलब कोई रिश्तेदार है ना पड़ोसी है जो हमारी मदद करे, तो कोई ऐसा है भी नहीं. हम सब भूखे रहेंगे इस साल हमें खाने को कुछ नहीं मिलेगा. लेकिन बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, लेकिन ये जो सॉलिटरी मतलब क्या, एकदम अलग, अकेला कह सकते हैं, कि उस पूरे वैली में सिर्फ इकलौता इसका घर था, और इस घर में जितने भी लोग थे, चाहे लेंचो हो, उसकी वाइफ हो, उसके बच्चे हो, उन सब के दिलों में एक विश्वास था, और वो विश्वास था कि जो हेल्प है वो गॉड से मिलेगा, है ना. देयर वाज अ सिंगल होप, सिर्फ इकलौता होप था, क्योंकि इनके कोई नाते रिश्तेदार नहीं थे, अड़ोसी पड़ोसी नहीं थे. तो अब एक ही विश्वास बचा था, और वो विश्वास क्या था, तो हेल्प फ्रॉम गॉड, की भगवान जो है ना जरूर हमारी मदद करेंगे. डोंट बी सो अपसेट even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. That's what they say. No one dies of hunger. तो फिर अपने आप को समझाने के लिए, है ना, जो लेंचो है वो कहता है कि देखो अपसेट मत हो, क्योंकि जब तुमको लगे ना कि सब कुछ बर्बाद हो चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है,
तब भी जो है ना एक विश्वास होता है, और वो क्या है, तो हेल्प फ्रॉम गॉड। देखिए ध्यान रखना कि कोई भी इंसान भूखे नहीं मरता है इस दुनिया में। जो भी जन्मा है उसे, मतलब वो क्या है, भगवान, मतलब भगवान क्या क्रिएटर्स है, उन्होंने ही सबको बनाया है। तो उन्होंने सोच रखा होगा किसको क्या करना है, क्या देना है, क्या नहीं देना है। तो कोई आदमी भूखे नहीं मरता है, कुछ ना कुछ भगवान ने सोचा होगा, कुछ ना कुछ वही हमें रास्ता दिखाएंगे। तो ये इतना डीप फेथ था, इतना विश्वास था लेंचो और उसके फैमिली को, किसमें, तो गॉड में। अब होता क्या है, तो अगले ही सुबह, मतलब ये डिसाइड करता है कि हमें जाना है कहा, पोस्ट ऑफिस, और वहां जाके क्या करना है, तो लेटर लिखना है। किसको लिखना है, तो गॉड को लिखना है। और गॉड को जब लेटर लिखेंगे तो अब वही कुछ करेंगे, उपाय है ना, कुछ सजेस्ट करेंगे। तो ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. Lencho was an ox of a man. Ox of a man का मतलब क्या, इंसानों में बैल था, मतलब वो बहुत ही हार्ड वर्कर था। ऑक्स ऑफ अ मैन का मतलब हुआ कि बहुत ही, मतलब जितने जितने इंसान है सब तो वर्क करते ही हैं, लेकिन लेंच एकदम बैल के जैसा करता था। जैसे बैल होता है ना, तो ऑक्स क्या करता है ना, कि उसको आप कितना भी वर्क दे दो वो थकता नहीं, वो काम करते रहता है। तो वो इंसानों में ऑक्स के जैसा था, मतलब इतना हार्ड वर्कर था। तो वो पूरी रात जो है वो सोचता रहा, और उसी वन होप के बारे में, मतलब हेल्प फ्रॉम गॉड के बारे में, है ना। और फिर क्या होता है, तो वो सारी चीजें सोच रहा था, है ना, उसके दिमाग में जो भी चीजें आ रही थी, तो सिर्फ और सिर्फ भगवान को ही मिस कर रहा था, उन्हीं को याद कर रहा था कि वही अब हमारी मदद करेंगे। और वो बेचारा क्या था, तो लेंच वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, मतलब बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्कर था, वो बहुत ही मेहनत करता था, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। अब देखिए वो काम तो करता था खेतों में, है ना, हार्ड वर्क भी करता था, लेकिन ऐसा नहीं था उसको पढ़ने लिखना नहीं आता था। उसको उसके बावजूद भी लिखना पढ़ना आता था, इतना लिटरेट तो था वो। द फॉलोइंग संडे, at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. अब फॉलोइंग संडे, मतलब जब संडे आया, तो डे ब्रेक में, चूंकि खेतों में काम करता है दिन भर, तो डे ब्रेक में, मतलब बीच का जो टाइम था, तो ही वेंट टू राइट अ लेटर। यहाँ पे देख सकते हैं कि वो लेटर लिख रहा है, तो वो लेटर लिखना स्टार्ट करता है, और उसे खुद ही, हिमसेल्फ, खुद ही, स्वयं ही लेकर के जाता है कहां पे, तो उस मेल में डालने के लिए, आई मीन पोस्ट करने के लिए। इट वाज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। और ये क्या लेटर था, तो ये लेटर था गॉड के पास, मतलब वो लेटर लिखता है गॉड के लिए, है ना। गॉड लेटर में क्या लिखता है, गॉड, ही रोट, ऐसा लिखता है, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे, तो मैं और मेरा जो परिवार, आई मीन मेरा परिवार और मैं ना, इस साल भूखा भूखा रह जाऊंगा। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल स्टॉर्म। और मतलब मुझे चाहिए 100 pesos, ताकि मैं अपने नए फसल को लगा सकूं, उगा सकूं, और जो बचे हुए पैसे हैं उससे मैं, जब तक मेरा नया फसल नहीं आ जाता, तब तक क्या कर सकूं, अपने परिवार को खिला सकूं। तो इसलिए मुझे 100 pesos चाहिए, क्योंकि मेरे सारे के सारे फसल जो है वो किसमें बर्बाद हो गए, तो हेल स्टॉर्म के कारण बर्बाद हो गए। He wrote to God on the envelope, put the letters inside, and still trouble went to town at the post office. He placed a stamp on the letters and dropped it into the mailbox. और फिर लिखता है टू गॉड एड्रेस में, इनवेलप के ऊपर, और लेटर को क्या करता है, तो पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, मतलब फिर वही है कि जाके उसको मेल बॉक्स में डाल देता है। अब फिर वहां से बेचारा धूल फांकते हुए पहुंच जाता है कहाँ, सॉरी, टाउन की तरफ चला जाता है। और पोस्ट ऑफिस, सॉरी 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 सॉरी, पुट द लेटर इनसाइड, उसको इनवेलप में डालता है जिसपे लिखता है टू गॉड, और वो चला जाता है कहाँ, टाउन। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस स्टाम्प ऑन द लेटर, और पोस्ट ऑफिस में जाके एक स्टाम्प लेता है, उसको चिपकाता है उस लेटर पे, और ड्रॉप इनटू द मेल बॉक्स, और मेल बॉक्स में क्या करता है, उस लेटर को डाल देता है। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, bent to his boss, laughing heartedly, and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he knew that address.
अब जैसे ही वो मेल बॉक्स में डालता है तो वहां पे जो वो काम करने वाले एम्प्लॉय थे तो उनको ना मिलता है लेटर जिसपे लिखा होता है टू गॉड एड्रेस में। तो वो निकालता है और वो मतलब हंसने लगता है, वो हंसी से लोटपोट हो जाता है, मतलब बहुत हंसी आती है। और दौड़, चूंकि उसने अपने पूरे कैरियर में ऐसा कोई एड्रेस नहीं देखा था जिसपे लिखा हुआ हो क्या टू गॉड, दैट मीन्स कि एड्रेस में टू गॉड लिखा हुआ था। तो वो हंसते हुए लोटपोट करते हुए जाता है कहां पे, तो अपने बॉस के पास, ठीक है। और जो उसका बॉस जो पोस्ट मास्टर होता है उसके पास जाता है और उसको वो दिखाता है लेटर की, बॉस मैंने अपने कैरियर में तो ऐसा लेटर नहीं देखा कि किसी ने गॉड को लेटर लिखा है। अब जो उसका बॉस है, देखिए ये दौड़ के जा रहा है अपने बॉस आई मीन पोस्ट मास्टर जो है उसको दिखाने के लिए लेटर लेकर के। मैंने पिक्चर यहाँ पे डाल दिया इमेजिनेशन के लिए कि पिक्चर देखने के बाद क्या होगा, इमेजिनेशन थोड़ा सा बढ़ जाता है, आप अच्छे से इमेजिन कर पाओगे उस चीज को। द पोस्ट मास्टर, अ फैट एमिएबल फेलो, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk. पोस्ट मास्टर जो था वो कैसा था, तो वो एकदम से गोलू थोलू था, आई मीन थोड़ा सा हेल्दी, मोटा था, फैट था। एमिएबल फेलो का मतलब क्या, बहुत ही फ्रेंडली था, मतलब अपने जो भी इंप्लॉयड है वर्कर्स है उनके ऑफिस में सबसे बहुत ही फ्रेंडली था, बहुत ही मजाकिया, सबसे अच्छे रिलेशंस थे। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी जोर जोर से हंसने लगा इस चीज को देख के, बट ऑलमोस्ट इमीडिएट, लेकिन तुरंत ही रिटर्न सीरियस, वो सीरियस हो जाता है और टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और लेटर को क्या करता है डेस्क पे रख देता है। कमेंटेड, और कहता है व्हाट फेथ, मतलब क्या विश्वास है, क्या फेथ है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, starting up a correspondence with God. So, in order not to seek the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. वो देखते हैं मतलब क्या विश्वास है, मतलब क्या आदमी है, इतना कोई गॉड में कैसे विश्वास रख सकता है। अगर इसको इतना विश्वास है, उसने लेटर गॉड को लिखा है, तो मैं चाहता हूं, मेरे दिमाग में एक आइडिया है, मैं चाहता हूं कि इस इंसान का जो फेथ है ना गॉड में, वो ब्रेक ना, वो टूटे ना। तो इसलिए उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो क्या करता है, तो आंसर द लेटर, और वो आइडिया था कि इस लेटर का ना आंसर दिया जाए। मतलब उसने बहुत ही विश्वास के साथ लिखा होगा जो भी लिखा होगा, क्योंकि पोस्टमैन को पता नहीं था, तो उसने बोला कि इसका इसका क्या करना है, रिप्लाई देना है। अभी उसने पढ़ा नहीं था कि अंदर में क्या लिखा, लेकिन उसने डिटरमाइन कर लिया कि उसे रिप्लाई देना है इस लेटर का। बट वेन ही ओपन इट, लेकिन जैसे ही उसने खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, ink and paper, but he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. अब देखो क्या होता है कि ये जो पोस्ट मास्टर है जैसे ही पढ़ता है तो देखता है कि इसमें तो गुडविल इसको नहीं चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ गुडविल चाहिए, इसको क्या चाहिए, मोर देन इट, दैट मीन्स इसने 100 पेसोस की डिमांड करी थी। लेकिन तब भी उसने जो सोचा था उस पर वो अडिग रहा है, डिटरमाइंड रहा कि नहीं, उसने बोल दिया कि मुझे रिटर्न करना है, इसको जवाब देना है, इस लेटर का हेल्प करना है तो करना है। तो इसने क्या किया, अपने जितने भी एम्प्लॉयज थे ऑफिस में सबको कहा कि आप अपना अपना सैलरी में से कुछ कंट्रीब्यूट करें, और ये खुद भी अपने सैलरी का एक हिस्सा क्या किया, कंट्रीब्यूट किया। और इसके कई सारे जो मित्र थे पोस्ट मास्टर के, तो उस उनके दोस्तों ने भी चैरिटी के तौर पे, दान के तौर पे कुछ कुछ जो भी जिसको देना था उसने दिया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर द 100 पेसोस, मतलब उन लोगों के लिए थोड़ा टफ था, इम्पॉसिबल था 100 पेसोस को गैदर करना। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, तो उसने आधा से थोड़ा सा ज्यादा, 100 पेसोस तो नहीं हो पाया, आधा का मतलब क्या 50 पेसोस से थोड़ा सा ज्यादा उसने कलेक्ट किया, और उसने उसको क्या किया, रिटर्न भेजने का, आई मीन रिप्लाई करने का सोचा। So he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature, God. अब क्या हुआ कि लेटर जाता है
और लेटर में मतलब पैसा ऐसा रख के लिफाफा में डाल के टू लेंचो लिख देते हैं एड्रेस के तौर पे, और उसमें कुछ लिखते नहीं है, सिर्फ सिग्नेचर कर देते हैं गॉड, है ना। तो ये चूंकि गॉड का रिप्लाई था, उसने क्या किया, तो उसने वो तेरी उसने क्या किया, उस पे गॉड लिखा और गॉड लिख करके रिप्लाई देने का सोचा। ओके, देखता हूं क्या गड़बड़ी हुई। इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें में ना ये सब चीजें होते रहती है ना। कहाँ थे हम लोग? ओके, नाइन्थ पे थे। ओके, तो उसने क्या किया, उसने किया कि लेटर को भेज दिया किसके पास, लेंचो के एड्रेस पे, और उसमें सिर्फ लिखा गॉड, मतलब एज ए सिग्नेचर, कि उसको विश्वास हो जाए कि गॉड की तरफ से रिप्लाई। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. अब क्या हुआ कि जैसा कि एक्सपेक्टेड था, लेंचो अगले संडे को आता है और आके पूछता है उससे कि क्या कोई लेटर वेटर आया मेरे नाम का। तो पोस्टमैन जो था ना खुद था वहां पे, और उसने वो लेटर उसको देता है, और पोस्ट मास्टर जो था वहीं पे साइड में खड़ा होकर देखना चाह रहा था कि उसका कैसा एक्साइटमेंट होता है जब उसको पैसा मिलेगा, तो वो कैसा फील करेगा, ये चीज उसको देखना चाह रहा था, उस चीज को एक्सपीरियंस करना चाह रहा था। तो वो वहां पे खड़ा था, लुक फ्रॉम हिज ऑफिस, ऑफिस में ही खड़ा होकर उसको देखना चाह रहा था। लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence, but he became angry when he continued the money, sorry, counting the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lancho what he had requested. अब देखिए उसको इतना फेथ था, इतना विश्वास था कि जब उसने लेटर खोला, उसमें पैसा मिला उसको, तो उसके चेहरे पे थोड़ी सी भी मतलब सरप्राइज नहीं हुई, मतलब वो थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ, क्योंकि उसको इतना विश्वास था कि भगवान पक्का ही क्या करेंगे, पैसा भेजेंगे। और ये पैसा देखा तो इसको कोई थोड़ा सा भी, जो चेहरे पे है ना, यहाँ पे लिखा कि लेंचो शोड नॉट अ सिंगल सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, मतलब पैसा को देख के उसको थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ, इतना ज्यादा उसको विश्वास था, फेथ था। लेकिन जब वो पैसे को काउंट करता है तो फिर वो गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि भगवान से कोई गलती नहीं हो सकती, और ना ही भगवान जो है, इसने 100 पैसोस मांगा था तो वो डिनाई कर सकते हैं, उनके पास तो बहुत सारा चीज है, बहुत पैसा है, तो 100 पैसे जरूर भेजते। तो ये इसके दिमाग में चलने लगता है कि भगवान से ना ही मिस्टेक हो सकती है, और ना ही वो कम पैसा भेज सकते हैं, क्योंकि पैसा तो क्या था, 70 पैसोस ही था, और इसको चाहिए थे 100 पैसोस, तो इसलिए गुस्सा हो जाता है। और फिर क्या करता है, गुस्सा होने के बाद देखिए करता है कि इमीडिएटली Lencho went up to the window to ask for paper and ink. On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow, caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, अब देखिए क्या होता है कि जैसे वो पढ़ देखता है ना 70 पैसा, उसको गुस्सा आता है, उसको लगता है भगवान से तो कोई गलती हो नहीं सकती, और ना ही वो कम पैसा भेज सकते हैं। तो वो जल्दी से जाता है और एक इन्वेलप लेता है, और उस पर इंक लेता है, और उस पर जाके पब्लिक टेबल है वहां पे बैठ कर लेटर लिखता है, और लेटर लिख के फिर स्टाम्प चिपकाता है, स्टाम्प चिपका के फिर जाके स्टाम्प बॉक्स में, मेल बॉक्स में डाल देता है। अब वहां से चला जाता है, जैसे ही वो जाता है तो जो पोस्ट मास्टर है वो खुद ही दौड़ के जाता है और उस लेटर को निकाल के उसको ओपन करता है। तो उसमें क्या लिखा हुआ था, तो गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much, but don't send it to me through the mail because
द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, लेंचो, है ना। अब देखिए पोस्ट मास्टर ने क्या किया, अपने सारे एम्प्लॉय से कंट्रीब्यूशन लेकर के, अपने दोस्तों से कंट्रीब्यूशन लेकर क्या किया, तो पैसे इकट्ठा किए और उसको रिप्लाई भी दिया, भेजा भी, और बदले में क्या मिला, तो उन लोगों को कहा गया बंच ऑफ क्रूक्स, मतलब ठगों का कह सकते हैं, लुटेरों का अड्डा कह सकते हैं, आई मीन समूह कह सकते हैं। तो उसने क्या लिखा था कि भगवान जो मैं पैसा आपसे मैंने मांगा था, मात्र मेरे पास कितने आए, ओनली 70 पेसोस मेरे पास पहुंचे, बाकी मेरे पास नहीं पहुंचे, तो आप क्या करें ना, फिर से जो 30 पेसोस बचे हुए हैं भेजें, क्योंकि पैसे की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है मुझे। लेकिन इस बार पोस्ट ऑफिस के थ्रू, आई मीन मेल के थ्रू मत भेजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे एम्प्लॉय जो हो गया बंच ऑफ क्रूक्स है, मतलब लुटेरों का झुंड बैठा हुआ है, डकैतों का झुंड बैठा हुआ है, क्योंकि उसने मेरे 30 पेसोस, मतलब इसको लगा ना कि जो एम्प्लॉय है उसने 30 पेसोस क्या किए होंगे, चुरा लिए होंगे, क्योंकि भगवान तो से तो मिस्टेक होगी नहीं, गलती होगी नहीं, तो इतना ज्यादा इसको फेथ था। तो चलिए आज हम यहीं पे इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे इस चैप्टर कि जितने भी क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में आए हैं ना, या फिर पैसेज टाइप का आता है कि बीच से एक एक्सट्रैक्ट उठा देगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेगा, तो ये चीजें जो जो है वो लेके आऊंगा मैं अगले क्लास में, अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। घर पे मन लगा के पढ़िए और टारगेट सेट करना है, अभी से अगर पढ़ाई करते हैं तो आपको ज्यादा हार्ड नहीं लगेगा, ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, और फिर वही जो एग्जाम से जस्ट पहले वाली बात है, तो फिर क्या होगा, मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, घर पे पढ़िए मन लगा के और अच्छे रिजल्ट आइए। और क्या बोल रहे हो?